हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग मिनरल्स कर रहे थे। आज हम करेंगे इसी मिनरल्स के अंदर ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर हम करेंगे। हमने पहले मैक्रो जो मिनरल है उसको, जो कि अधिक मात्रा में वृहत मात्रिक मिनरल में हमने कैल्शियम को किया था। आज हम करेंगे ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर लोह तत्व या आयरन। आयरन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त निर्माण के अंदर आयरन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। रक्त के अंदर पाए जाने वाला एक कंपाउंड जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसके निर्माण के लिए आयरन की ही आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन जो तत्व है वो हीम प्लस ग्लोबिन, ये दो तत्वों से मिलकर बना है। हीम जिसमें लोह तत्व है या आयरन की एक फॉर्म है हीम, और ग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन, तो जो ग्लोबिन पार्ट है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये रक्त के अंदर पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य हम आगे पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसफर करता है। अगर हम वैसे देखें तो जो हमारी बॉडी है, जितना भी बॉडी वेट है आपका, उसका 0.004% जो है वो लोह तत्व पाया जाता है या आयरन हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, जो भी बॉडी वेट है उसका 0.004% लोह तत्व पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं। देखिए, जितने भी हम देखेंगे कि एनिमल सोर्स से जो प्राप्त आयरन होता है उसे हम हीम आयरन कहते हैं, और जो प्लांट सोर्स से जो आपको आयरन प्राप्त होता है उसे हम नॉन हीम आयरन बोलते हैं। ठीक है, तो प्राप्ति के साधन है इसके यकृत, गुर्दे, मांस। ठीक है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो यकृत, गुर्दे, मांस जो है, ये कुछ मछली जो है उनमें आयरन जो है ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम वेजिटेरियन डाइट के अंदर देखें तो हरी पत्ते वाली सब्जियां, अनाज, दालें, है ना, दृढ़ फूल या ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, खुबानी, तिल और चौलाई की जो पत्तियां आती हैं उसके अंदर, कमल ककड़ी जो आती है, लोटस स्टेम, उसके अंदर बहुत अच्छा आयरन पाया जाता है। इसके अलावा सीरियल्स में अगर हम देखें तो सीरियल्स में सबसे ज्यादा आयरन जो है वो बाजरे के अंदर पाया जाता है। अब हम देखें कि इसकी दैनिक आवश्यकता जो है वो क्या रहती है। तो हम देखेंगे कि दैनिक आवश्यकता आयरन की जो है किन चीजों पर जो है ये प्रभावित रहती है या निर्भर रहती है। सबसे पहला है, जैसे कि हमने कैल्शियम में भी पढ़ा था कि जो वृद्धि की अवस्था है, जैसे कि गर्भावस्था है, वृद्धि अवस्था में जैसे बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंटल फेज है, प्यूबर्टी है, जबकि बाल्यावस्था से बच्चा जो है यौवनावस्था में प्रवेश करता है। इस समय पर, क्योंकि ये सब लाइफ की बहुत ही क्रिटिकल फेजेस हैं, जबकि डेवलपमेंट बहुत फास्ट है। बॉडी क्योंकि ग्रो कर रही होती है, उसमें ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ रहा होता है ना, रक्त की मात्रा भी बढ़ती है। तो इन सब फेजेस के अंदर जो है अधिक मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है। जैसे कि गर्भावस्था में जैसे हमने बार बार बात की कि गर्भावस्था में क्या होता है कि मदर अपनी आवश्यकताएं तो पूरी करती ही है, साथ में जो उसके बच्चे हैं, जो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, जो फीटस है, उसकी भी आवश्यकता जो है वो गर्भवती माता पूरा करती है। तो इसलिए उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आयरन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो धात्री अवस्था है ना, लैक्टेशन पीरियड जो है उसमें, शैशवावस्था, लैक्टेशन पीरियड में क्यों चाहिए, मदर को अपनी जो भी हम कहेंगे अपने जो स्टोर्स हैं जो कि उसके प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम पे डिप्लीट हुए हैं, उनको वापस से रिप्लेनिश करने के लिए, या उनको जो उसके स्टोर्स जो खत्म हो गए, जो उसने इकट्ठा था उसकी बॉडी में आयरन, उसका जो ह्रास हुआ है डिलीवरी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसकी वापस से पूर्ति करने के लिए जो है धात्री अवस्था में लोह तत्व की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शैशवावस्था है ना, वही जैसे अपन ने बात की, क्योंकि 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसमें भी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, बच्चा हाइट भी ले रहा है, उसकी बॉडी भी वेट में भी इंक्रीज हो रही है, डेवलपमेंट्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है जिसके लिए आवश्यकता भी बढ़ती है। इसके अलावा प्रतिदिन लोह तत्व की हानि है ना, अलग अलग
तरीके से लोह तत्व की हानि होती है महिलाओं में, और स्त्रियों के अंदर जो है मासिक रक्तस्राव जो होता है उसके अंदर भी लोह तत्व की हानि होती है। मासिक स्राव जो है उसमें क्योंकि काफ़ी अमाउंट जो है आयरन का उसका ह्रास हो जाता है, इसलिए महिलाओं में हम सामान्यतः अगर जब हम रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उनके अंदर लोह तत्व की आवश्यकता पुरुषों से इसी वजह से ज़्यादा भी होती है। अगर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई है, कोई बीमारी की फेज है ना, किसी में किसी प्रकार की कोई बीमारी है, तो उस वजह से भी जो है कोई सर्जरी हुई है, तो इस कंडीशन के अंदर भी अधिक मात्रा में लोह तत्व की आवश्यकता रहती है। अगर हम वैसे देखें इसकी आवश्यकता कितनी होती है, तो एक व्यस्क पुरुष में, एक मैच्योर मेल के अंदर जो है आयरन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है 28 मिलीग्राम। ठीक है, एक मैच्योर एडल्ट जो है, एक वयस्क जो पुरुष है, उसकी दैनिक आवश्यकता कितनी है? 28 मिलीग्राम प्रतिदिन। ठीक है, वयस्क स्त्री की जो दैनिक आवश्यकता है वो है 28 मिलीग्राम प्रतिदिन। ठीक है, कितनी है? 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। वयस्क पुरुष की है 28 मिलीग्राम प्रतिदिन, वहीं पर वयस्क स्त्री की जो आवश्यकता है वो है 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। हम देखें तो यहाँ पर पुरुष की आवश्यकता से स्त्री की आवश्यकता 2 मिलीग्राम ज्यादा रहती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें गर्भावस्था की आवश्यकता, तो गर्भावस्था की जो आवश्यकता होती है वो 38 मिलीग्राम्स पर डे होती है। यानी कि अगर हम पुरुष से इसको कंपेयर करें तो पूरे 10 मिलीग्राम ज्यादा होते हैं। वेयर सामान्य महिला से अगर एक गर्भवती महिला को हम कंपेयर करें, उसकी आयरन की आवश्यकता तो वो कितनी है? 8 मिलीग्राम ज्यादा होती है। थोड़ा सा समझ लीजिए, कई बार क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जाता है कि ये बढ़ी हुई मात्रा क्यों होती है, क्यों गर्भावस्था में हम इतनी ज्यादा मात्रा आयरन की देते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसको शुरू में फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स और फिर आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स जो हैं उसको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये गर्भावस्था में आवश्यकता क्यों होती है, इसके मुख्य कुछ कारण मैं आपको डिस्कस करूंगी कि गर्भावस्था में क्या है कि बच्चा जो बन रहा है, जो फीटस जो डेवलप हो रहा है या जो भ्रूण जिसके अंदर विकास हो रहा है, उसके अंदर भी रक्त का निर्माण हो रहा होता है, उसका भी खून बनना होता है। इवन प्रेगनेंसी दूसरा कारण है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो मदर है उसका भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कि उसका सामान्यतः जितना रक्त होता है उससे ज्यादा उसका रक्त बनता है। यानी क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारा जो है बॉडी से ब्लड का ह्रास होता है, डिस्चार्ज होता है, तो इस वजह से जो है उसको सप्लीमेंट करने के लिए तो मदर जो है पहले से ही प्रेगनेंसी में उसका भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जिसके लिए आयरन की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 3 कि प्रेगनेंसी में जो बच्चा जो ग्रो कर रहा है मदर के पेट के अंदर, वो पैदा होने अभी मदर के अंदर होता है जब तक, तो मदर से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जो भी मदर ग्रहण कर रही होती है वो आयरन मदर से लेता रहता है। साथ ही वो 6 महीने तक का जो छोटा बच्चा है वो 6 महीने तक का आयरन का स्टोर, आयरन इकट्ठा करके लाता है पैदा होने के 6 महीने बाद तक इस्तेमाल करने के लिए। क्यों? क्योंकि पैदा होने के बाद आप देखेंगे कि बच्चा जो है टोटली मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट होता है, वो दूध पे डिपेंडेंट होता है, कुछ और चीज नहीं खा रहा होता, और दूध के अंदर आयरन नहीं होता है। इसलिए प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने माँ के पेट से 6 महीने तक का आयरन का स्टोर जो है अपनी बॉडी में लेकर आता है, जिसको वो 6 महीने तक यूटिलाइज करता है। यही कारण है कि 6 महीने के बाद में हम जो है वीनिंग स्टार्ट करते हैं या बच्चे को धीरे धीरे सॉलिड फूड पे शिफ्ट करते हैं। 6 महीने के बाद आपने देखा होगा कि माँ का दूध या दूध के साथ में उसको कुछ सॉलिड्स जो है फ्रूट मैच करके या खिचड़ी दलिया इस तरीके की चीजें, दाल का पानी, ये सब चीजें जो है बच्चे को दी जाती हैं। ठीक है, धात्री अवस्था में अगेन हम अगर देखें तो धात्री अवस्था में पुनः जो माँ की आवश्यकता है आयरन की जो आवश्यकता है
वो आवश्यकता जो है वो वापस से कितनी हो जाती है, सामान्य महिला के जैसे 30 मिलीग्राम प्रतिदिन हो जाती है। ठीक है, जिससे कि वो वापस से अपनी जो बॉडी है उसको रिकवर कर ले, उसको रिप्लेनिश कर ले। ये है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अब हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या हैं आयरन के, लौह तत्व का क्या फंक्शन है। सबसे मुख्य इसका जो कार्य है लौह तत्व का वो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लौह तत्व है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की फॉर्म में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड है जो कि रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, जो कि लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, और इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का संवहन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन। ठीक है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है कि जब आप सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो भर जाता है। अब लंग्स के चारों तरफ कैपिलरीज होती हैं और रक्त की बहुत बारीक नलिकाएं होती हैं जिसके अंदर रक्त होता है, और ये ऑक्सीजन जो है इन नलिकाओं में रक्त के अंदर आकर मिल जाता है। अब ये कहाँ मिलता है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त के अंदर, ये इस ऑक्सीजन को अपने अंदर बांध लेता है। अब इस हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त जो है हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पर कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचता है, वहां पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है। कोशिका में विभिन्न कार्यों के लिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए काम में आता है ये ऑक्सीजन, और वहां से जो इसके काम में आने के बाद में जो बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, तो वहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन अपने अंदर बांध लेता है। एक बार फिर से बताती हूँ शॉर्ट में कि कोशिकाओं में जाकर रक्त में मिला हुआ जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के अंदर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है, ऑक्सीजन कोशिका में छोड़ता है, वहां से वापस आते हुए क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर बांध लेता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या कहलाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रक्त में से हो रक्त के साथ में वापस से हमारे फेफड़ों में आता है, और यहाँ पर ये पुनः टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और हीमोग्लोबिन में। ठीक है, हीमोग्लोबिन फिर से फ्री हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, जिसको हम सांस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन जो फ्री हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर, ये वापस से ऑक्सीजन को ले अपने अंदर बाइंड करता है और पुनः अपने काम पे निकल जाता है, यानी कोशिकाओं में जाकर ऑक्सीजन को छोड़ता है, वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लाकर, और फिर जो है सांस के जरिए हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचाने में जो है ये हीमोग्लोबिन या आयरन जो है या लौह तत्व जो है ये हमारी मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है तंतुओं के अंदर या मसल्स में या हमारे टिश्यूज के अंदर जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो कोशिका रिएक्शंस होते हैं या हम कहेंगे क्रियाएं हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रियाएं जो हैं वो हमेशा चलती रहती हैं। बहुत डिटेल में मैं ये केमिस्ट्री आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये हमारे कोर्स से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो शरीर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो क्रियाएं होती हैं उसके अंदर जो आयरन है या जो लौह तत्व है वो एक कैटालिटिक एक्शन में काम करता है या एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, ये मैंने उत्प्रेरक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था एक क्लास में कि उत्प्रेरक क्या होता है कि जैसे उसका सिर्फ वो किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन उत्प्रेरक का होना क्रिया के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं हमेशा बताती हूँ कि क्लास में आप लोग बैठे हैं, अगर टीचर बैठी हुई है वो आपके काम में मदद नहीं कर रही है, लेकिन अगर वो वहां बैठी है तो उसके होने से आप लोग काम कर रहे हो। अगर टीचर वहां से उठ के चली गई है तो वहां पे आप काम करना बंद कर देंगे। तो टीचर यहाँ पर एक उत्प्रेरक या एक
कैटलिस्ट की तरह से है, जो कि क्रिया में भाग नहीं ले रही लेकिन आपको प्रेरित कर रही है उस क्रिया को करने के लिए। ठीक है। उसके अलावा है मसल्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो क्रियाएं होती हैं उनको भी नियंत्रित करने का कार्य जो है लोह तत्व करता है। ठीक है, क्योंकि इसके जो कैटालिटिक एक्शंस होते हैं उसके अंदर भी ये मदद करता है। उसके बाद है आपकी शरीर के कुछ एंजाइम्स का ये अभिन्न अंग होता है। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं हमारे शरीर में जिनका ये मुख्य तत्व होता है आयरन, जैसे कि कैटलेज, ज़ैंथेन ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम। ये कुछ एंजाइम्स के नाम हैं जिसके अंदर की आयरन पाया जाता है। तो एक तरह से हम कहेंगे कि इनके सिंथेसिस के लिए भी आयरन की आवश्यकता होती है। एंजाइम्स के अंदर ये एक कोफैक्टर की तरह भी काम करता है। कोफैक्टर या सहकारक, देखिए जो सहकारक क्या होता है, बेसिकली सहकारक एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है जो कि एंजाइम को काम करने में मदद करता है, जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, ये कोफैक्टर उपस्थित होगा तो एंजाइम अपना कार्य करेगा। एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, बहुत सारी क्रियाओं को होने में मदद करते हैं एंजाइम्स। जैसे भोजन के पाचन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, तो कई एंजाइम्स के लिए आयरन जो है वो एक कोफैक्टर की तरह से काम करता है, यानी उनको अपना काम करने में मदद करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। एक ऐसा पदार्थ जो एंजाइम्स को काम करने में मदद करता है। उसके बाद है कोलेजन संश्लेषण में, और जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, यानी जो हमारी एंटीबॉडीज हैं शरीर की, उनको बनाने में और कोलेजन को बनाने में भी आयरन जो है हमारी मदद करता है। तो ये है कुछ आयरन के फंक्शंस आपके। अब हम देखेंगे कि इसका सहायक कारक कौन से होते हैं। देखिए आयरन जो है वो एक हार्ड टू ऑब्टेन जो है एक न्यूट्रिएंट होता है, एक पोषक तत्व होता है, क्योंकि सामान्यतः वेजिटेरियन डाइट में बड़ा डिफिकल्ट होता है इसको अचीव करना। हम देखें अगर महिलाओं में और लड़कियों के अंदर बहुत, या वृद्धावस्था के अंदर बहुत लोग जो हैं वो अनीमिया के शिकार होते हैं, या क्योंकि जो हमारी बेसिक स्टेपल डाइट है कई बार वो लैक करती है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं दें तो हमें आयरन की डेफिशिएंसी होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। तो आयरन जो है उसका जितना भी हम आयरन लेते हैं अपने शरीर में, उसका केवल 60 से 70% भाग ही अवशोषित हो पाता है। ठीक है, तो ये जो है आयरन, अगर हम बेसिकली आप देखें तो इसका पहला फैक्टर है कि अगर आपने आयरन को किसी एनिमल स्रोत से लिया है, एनिमल सोर्स से लिया है, तो एनिमल सोर्स से जो उपलब्ध आयरन है, जैसे हमने बात की थी कि यकृत या लिवर के अंदर या किडनीज में जो है आयरन जो मिलता है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसा आयरन जो है वो आसानी से हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है या शरीर को रेडिली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर माध्यम अम्लीय है तो आयरन अच्छे से अवशोषित हो जाएगा। इसके लिए अगर हम बात करें तो आयरन के साथ में अगर आप विटामिन सी लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं आयरन के साथ में, तो ये विटामिन सी आयरन के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, जब भी आप कुछ ऐसा आयरन की चीज लेते हैं, आयरन रिच फूड लेते हैं, तो कोशिश करिए कि उसके साथ में आप विटामिन सी भी साथ में सप्लीमेंट करें, तो उससे जो है आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। अगर आयरन फेरस फॉर्म में है, आयरन 2 फॉर्म्स में होता है, फेरस और फेरिक। ठीक है, तो अगर आयरन फेरस फॉर्म में है तो वो रेडिली अवेलेबल होगा या वो आसानी से अवशोषित हो जाएगा। इसके लिए विटामिन डी जो है वो भी इसके अवशोषण में मदद करती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो व्यक्तिगत आवश्यकताएं, जैसे कि गर्भावस्था में, जैसे हमने बात की थी कि शरीर की ये सामान्य प्रक्रिया है कि जिस चीज की उसको आवश्यकता होती है शरीर भी प्रयास करता है उस चीज को ज्यादा ग्रहण, ज्यादा अवशोषित करने के लिए। तो जब गर्भावस्था होती है या किसी को अनीमिया होता है तो उस कंडीशन में भी अवशोषण जो है आयरन का वो बढ़ जाता है सामान्यतया। इसके अलावा
अगर हम देखें तो बाधक कार्य कौन से हैं या इनहिबिटरी फैक्टर्स कौन से हैं या ऐसे कौन से कारक हैं जो लोह तत्व को हमारे शरीर में अवशोषित होने से रोकते हैं। इसमें सबसे पहला है फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स। सेम दोनों फैक्टर हमने कैल्शियम में भी पढ़े थे कि ये कैल्शियम के साथ में भी बाइंड होकर जो है कैल्शियम को एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए उपलब्ध नहीं होता। ठीक इसी तरीके से फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स जो होते हैं ज़्यादातर पत्ते वाली सब्जियों में पाए जाते हैं। ये जो ऑक्सलेट्स और फाइटेट्स हैं ये भी लोह तत्व को हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होने देते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा है भोजन में कैल्शियम फॉस्फेट और टैनिन की उपस्थिति। टैनिन आपको किससे मिलता है? चाय से। अधिक मात्रा में चाय पीने से भी आयरन जो है अवशोषित होने में उसको दिक्कत होती है। ठीक है, कई लोगों को हैबिट होती है थोड़ी थोड़ी देर में चाय पीने की। इसके अलावा कैल्शियम और फॉस्फेट, ठीक है, ज्यादातर या हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम आयरन लें उसके साथ में कैल्शियम को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आयरन और कैल्शियम दो इम्पॉर्टेंट तत्व तो हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इन दोनों को साथ लेने से क्या होता है, आयरन और कैल्शियम या ऑक्सलेट्स और ये जो फॉस्फेट है और कैल्शियम के साथ में मिलकर ये चिलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन क्या बना देता है, कैल्शियम और आयरन जो है वो मिलके क्या चिलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए हमेशा जब भी आप आयरन सप्लीमेंट लें, आयरन की गोली लें या कैल्शियम की भी गोली साथ में लें, स्पेशली जब गर्भावस्था की बात होती है जहाँ पर कि ये दोनों ही सप्लीमेंट जो हैं गर्भवती महिला को दिए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कैल्शियम को सुबह के समय दूध के साथ में आप ले सकते हैं और रात के समय में आयरन लेना चाहिए। दोनों को एक साथ में एक समय पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कैल्शियम जो होता है ये आयरन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है और कैल्शियम जो है वो सुबह के समय में हमारे शरीर में अच्छे से अवशोषित हो जाता है। इसके अलावा अगर हम इसका स्टोरेज देखें तो स्टोरेज जो है, लोह तत्व जो है हमारे शरीर में इकट्ठा रहता है, हमारा शरीर इसको इकट्ठा करके रखता है। कहाँ पर रखता है? यकृत, प्लीहा और अस्थि मज्जा के अंदर लोह तत्व को हमारा शरीर स्टोर करके या संग्रहित कर रखता है। ठीक है, कमी के प्रभाव क्या होते हैं? सबसे बड़ा है कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, क्योंकि हमने बात की कि लोह तत्व किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, है ना। मैंने बताया हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या है? आयरन है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। तो जब आप आयरन कम लेंगे तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जो रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। जब हीमोग्लोबिन शरीर में कम होगा तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो पीली हो जाती हैं या उनमें पेलनेस आ जाती है, पीला पीला या पीलापन आ जाता है या पीली पड़ने लग जाती हैं, जिसे हाइपोक्रोमिक अनीमिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोक्रोमिक अनीमिया। इसका हिंदी में नाम भी यही है। तो ये हाइपोक्रोमिक अनीमिया जो है कई कारणों से हो जाता है कि आप आहार में आयरन नहीं ले रहे, या आपके पेट में कीड़े हैं, या बार बार आप रक्तदान कर रहे हैं। इसके अलावा अवशोषण नहीं हो पा रहा किसी कारण से, कोई और जो है डिजीज है उसकी वजह से आयरन अवशोषित नहीं होता, जिससे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे हाइपोक्रोमिक अनीमिया हो जाता है। हाइपोक्रोमिक अनीमिया जो होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमारा जो शरीर है वो उसमें स्किन जो है वो उसमें पेलनेस आ जाती है, पीलापन हो जाता है। अगर हम नाखून को देखते हैं तो सामान्यतया जो इसका ये भाग होता है वो पिंक होता है या गुलाबी होता है, लेकिन हाइपोक्रोमिक अनीमिक जो होगा या जो भी पर्सन अनीमिक होगा उसका सफ़ेद या पीलापन लिए हुए ये भाग दिखाई देगा। इसके अलावा इसके लक्षण क्या हैं कि अनीमिया जब होता है तो सुस्ती, उदासीनता, थकावट, त्वचा, नाखून और चेहरे का पीलापन, ठीक है,
दिल का तेज गति से धड़कना, श्वास लेने में कठिनाई, ठीक है, कमजोरी आना बेसिकली। फिर है नाखून जो है वो चम्मच के आकार के हो जाते हैं। चम्मच कैसा होता है? ये तो है कॉन्वेक्स है। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं वो फाइंड आउट करना आप लोग। कॉन्वेक्स है। और चम्मच कैसा होता है? जो अंदर से खोखला होता है एक तरह से। इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स और इसे हम कहते हैं कॉनकेव। जो उभरा हुआ है वो कॉन्वेक्स, और जो अंदर से होता है ऐसे गुफा या कॉनकेव या जिसके अंदर एक कैविटी सी बनी होती है उसे कॉनकेव बोलते हैं। तो जो नाखून है वो कैसे हो जाते हैं आपके? चम्मच के आकार के हो जाते हैं या कॉनकेव शेप ले लेते हैं। उसके अलावा है क्षुधा न्यूनता या भूख में कमी आ जाती है और निम्न ऊर्जा। आपको ऐसा फील होता है, वीकनेस फील होती है, ऊर्जा में कमी आ जाती है, एनर्जी नहीं रहती है, जल्दी से थकान हो जाती है, कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, नींद बहुत आती है, और ये सब लक्षण होते हैं। अब इन सब लक्षणों का कारण एक ही है कि आयरन की कमी। आयरन की कमी से क्या है? हीमोग्लोबिन कम हो गया। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है। जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है तो चयापचय की क्रिया या मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो ऊर्जा का निर्माण नहीं हो रहा। ऊर्जा का निर्माण नहीं हो रहा तो ये सारी वीकनेस होना, कमजोरी आना, है ना, ये सब चीजें, नींद ज्यादा आना, थकान महसूस करना, ये सारे सिम्टम अपने आप ही आ जाते हैं। तो ये सब सिम्टम जो है आपस में एसोसिएटेड है लौह तत्व की कमी के कारण। तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना लौह तत्व। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे।